हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पीसीएस सेंटर। आज मैं आपको प्रस्तावना के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने प्रस्तावना से संबंधित सारी चीज़ों के बारे में बताया है, ताकि अगर परीक्षा में प्रस्तावना से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो इसी वीडियो से आए। फिर चाहे वो परीक्षा झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या किसी अन्य राज्य की परीक्षा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखें दोस्त, विचार अमेरिका के संविधान से जबकि भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप है, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। इसे मैं समझाता हूँ। दरअसल 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आधार बनाकर प्रस्तावना का विकास किया गया है। परीक्षा में कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसे समझें। सबसे पहले प्रस्तावना का विचार, अर्थात हमारे देश में प्रस्तावना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसका विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद प्रस्तावना का जो आधार बना वह उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया बना था, जबकि प्रस्तावना की भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। कुंजी का इंग्लिश की अर्थात चाबी। संविधान की चाबी प्रस्तावना को कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। 42वां संविधान संशोधन यह कब हुआ था? 1976 को। 3 शब्द जोड़े गए थे इसी के द्वारा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब प्रस्तावना में प्रयुक्त किए गए महत्वपूर्ण शब्दावली को समझाता हूँ। हम भारत के लोग, इसका अर्थ है संविधान का स्रोत भारत के लोग अर्थात भारत की जनता है। अगला पॉइंट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ है भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य अर्थात विदेशी मामलों में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। वह किसी देश के अधीन नहीं, किसी देश के अंडर में नहीं है। वह अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में स्वतंत्र रूप से कोई भी डिसीजन ले सकता है। अगला पॉइंट, समाजवादी, इसका अर्थ है सभी वर्गों में संसाधनों का समान वितरण करना। अगला पॉइंट है पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि उसके लिए सभी धर्म समान हैं। अगला पॉइंट है गणराज्य, इसका अर्थ है राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होते, बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। फ्रेंड्स, यह भी एग्जाम में कई बार पहले पूछा गया है, इसे मैं समझाता हूँ। जैसे भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होते। वंशानुगत का अर्थ है जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका पोता, फिर परपोता, ये सिस्टम नहीं चलता है। इसमें जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ये मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, ये वंशानुगत नहीं होते। प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यह भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था कि प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की चर्चा नहीं की गई है, और उसमें 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था सामाजिक,
दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक और चौथा था कानूनी। तो यहाँ देखिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ये तीनों न्याय की चर्चा तो की गई इस प्रस्तावना में, कानूनी न्याय की चर्चा नहीं की गई। तो इसका आंसर ये सही था, कानूनी। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। साथ ही 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। प्रस्तावना में एक डेट दिया गया है 26 नवंबर 1949। इस डेट को संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। प्रस्तावना के संबंध में 2 मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, बेरूबारी यूनियन मामला जो 1960 में हुआ था, और दूसरा केशवानंद भारती मामला 1973 में हुआ था। आइए दोनों को देखते हैं। सबसे पहले बेरूबारी यूनियन मामला में क्या था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा या अंग नहीं है, लेकिन प्रस्तावना संविधान के अर्थ निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी संविधान की भाषा स्पष्ट नहीं होगी, वहाँ उसके अर्थ निर्धारण के लिए प्रस्तावना से सहायता ली जाएगी। दूसरा मामला केशवानंद भारती मामला 1973 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए, अपने ही बात को पलटते हुए इसमें कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन 1973 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। साथ ही मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि परीक्षा में यह पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया था, तो उसका आंसर होगा केशवानंद भारती मामला, और यह 1973 में हुआ था। प्रस्तावना की ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।